नमस्कार। आज हम 12 जून 2025 की एक बहुत ही दुखद, एक दर्दनाक घटना पर बात करने वाले हैं। एयर इंडिया के उड़ान AI-171 का हादसा। हमारे पास इसके बारे में एक लेख है, एयर इंडिया उड़ान AI-171 त्रासदी की गाथा। उसी का एक अंश है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारा मकसद यही है कि इस भयानक दुर्घटना के जो मुख्य तथ्य हैं, जो शुरुआती जांच हुई उसके पहलू और इसका लोगों पर जो असर पड़ा उसे थोड़ा समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये विमान था बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था और विमान में 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य थे। दोपहर 1:38 पर इसने उड़ान भरी। मतलब सब सामान्य लग रहा था शुरुआत में। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो सामान्य स्थिति थी वो ज़्यादा देर टिकी नहीं। टेक ऑफ के सिर्फ 17 सेकंड बाद ही जब प्लेन कोई 600 फीट की ऊंचाई पर था, वो अचानक नीचे गिरने लगा। सिर्फ 17 सेकंड बाद? हम है 17 सेकंड। और जो सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज है उसमें ये साफ दिखा है, विमान हवा में उठा, उसके लैंडिंग गियर अभी नीचे ही थे, फ्लैप्स भी बाहर थे, और फिर एकदम से वो एक तरफ झुका और तेजी से नीचे आने लगा। ओह, और बताया गया कि उड़ान के दौरान कोई आग या धमाका, मतलब हवा में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन यात्रियों ने कुछ महसूस किया था, जोर का धमाका या झटका। हाँ, आग या विस्फोट की बात नहीं है, लेकिन यात्रियों ने एक जोरदार आवाज सुनी, बत्तियां झिलमिलाईं और एक भयानक झटका महसूस किया। और यहीं पर एक बहुत अहम, मतलब एक टेक्निकल चीज सामने आती है। रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं। हाँ, RAT, वो इमरजेंसी पावर वाला सिस्टम। जी बिल्कुल, वो खुल गया था। अच्छा, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये तो तभी खुलता है जब... सही कहा आपने। RAT का खुलना अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। ये आमतौर पर तभी डिप्लॉय होता है जब विमान के जो मुख्य इंजन है वो पावर देना बंद कर देते हैं। अच्छा, तो ये साफ इशारा है कि शायद दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए थे। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, ये एक संभावना है। और इसके साथ ही जो लैंडिंग गियर और फ्लैप्स वापस अपनी जगह नहीं गए, वो शायद विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में किसी बड़ी खराबी की तरफ भी इशारा कर रहा है। बाप रे, मतलब इंजन भी और हाइड्रोलिक सिस्टम भी। ये तो बहुत ही अजीब और गंभीर स्थिति लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही असामान्य कॉम्बिनेशन है। इसीलिए जांचकर्ता इसे बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। और इसी हालत में विमान एयरपोर्ट के ठीक बाहर ही पास में BJ मेडिकल कॉलेज है, उसके हॉस्टल ब्लॉक पर जा गिरा। ओह, हॉस्टल पर? तब तो... हाँ, और गिरते ही उसमें भयानक आग लग गई। इमारत का भी एक हिस्सा चपेट में आ गया। मतलब जमीन पर भी काफी नुकसान हुआ। यकीनन। और विमान में सवार लोगों का क्या हुआ? आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े बहुत दुखद हैं। विमान में सवार 241 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 230 यात्री और 11 क्रू मेंबर शामिल थे। और जैसा मैंने कहा, जमीन पर भी कई लोगों की जानें गई। ये तो भयानक त्रासदी है। 241 लोग। जी, लेकिन इसी मलबे के बीच, जो लगभग अविश्वसनीय लगता है, एक व्यक्ति जिंदा मिला। सच में? कौन? सीट 11A पर बैठे थे विश्वश कुमार रमेश। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जले हुए थे, चोटें थीं, पर वो जिंदा थे। उन्हें बस एक झटका याद था और फिर जैसे सब धुंधला हो गया, अंधेरा छा गया। बस इतना ही। क्या कहानी है! ये हादसा तो फिर मतलब विमानन इतिहास के लिए काफी अहम हो गया होगा। हाँ, ये कई मायनों में एक अहम घटना बन गया। एक तो ये कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जो इतना आधुनिक विमान माना जाता है, उसका ये पहला फेटल क्रैश था। मतलब पहला ऐसा हादसा जिसमें लोगों की जान गई। अच्छा, ये 787 का पहला फेटल क्रैश था। जी। और दूसरा, ये भारत के सबसे भयानक विमान हादसों में से एक गिना जाएगा। जाहिर है, इतनी बड़ी घटना हुई तो जांच भी तुरंत और बड़े पैमाने पर शुरू हुई होगी। कौन कौन शामिल था इस जांच में? बिल्कुल, भारत की जो विमानन जांच एजेंसी है AAIB, वो तो थी। साथ में विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, इंजन बनाने वाली कंपनी GE और अमेरिका की जो जांच एजेंसियां हैं FAA और NTSB, उनके विशेषज्ञ भी फौरन मौके पर पहुंचे। और ब्लैक बॉक्स, वो मिल गए? हाँ, वो सबसे जरूरी चीज आती है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों मिल गए। वो जले हुए थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनका डेटा सुरक्षित था। और साथ ही विमान के जो रखरखाव के रिकॉर्ड्स हैं, उनकी भी बहुत बारीकी से जांच चल रही है। तो शुरुआती जांच किस तरफ जा रही है? क्या वही दो बातें, इंजन फेलियर और हाइड्रोलिक प्रॉब्लम, मुख्य लग रही हैं? हाँ, फिलहाल जो शुरुआती जांच है उसका फोकस इन्हीं दो संभावनाओं पर ज्यादा है,
या तो दोनों इंजन का एक साथ फेल होना या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आना। हालांकि जांचकर्ता अभी किसी भी संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहे हैं, जब तक पुख्ता सबूत ना मिल जाए। सही बात है। देखिए, हर विमान हादसा और खासकर इतना गंभीर हादसा वो हमेशा एयरलाइन सेफ्टी, विमान के डिज़ाइन, नियम कायदे, इन सब पर अहम सवाल खड़े करता है। तो इस जांच के जो भी नतीजे निकलेंगे वो आगे की उड़ानों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और वो जो अकेले बचे थे विश्वास कुमार, उन्होंने अस्पताल से एक बात कही थी जो मुझे याद आ रही है। उन्होंने कहा था, मुझे नहीं पता मैं क्यों बच गया, लेकिन मैं हर आत्मा को अपनी बाकी की जिंदगी अपने साथ लेकर चलूंगा। वो लंदन जा रहे थे नई नौकरी शुरू करने। थोड़ा रुककर ये शब्द इस हादसे के मानवीय पहलू को, उसके बोझ को दिखाते हैं। बिल्कुल, ये घटना हमें यही याद दिलाती है कि कैसे एक सामान्य सी उड़ान और एक भयानक त्रासदी के बीच का फासला कितना कितना कम हो सकता है। जांच चल रही है, अंतिम रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआती इशारे तो इंजन और हाइड्रोलिक सिस्टम की तरफ ही हैं। और अंत में वो एक अकेले बचे इंसान का अनुभव, उसका वो भारी बोझ, ये सब क्या मायने रखता है? शायद ये हमें बार बार याद दिलाता है उस जटिल टेक्नोलॉजी के बारे में, उन सख्त नियमों के बारे में, और सबसे बढ़कर उन इंसानी जिंदगियों के बारे में जो हर उड़ान के साथ जुड़ी होती हैं। हाँ, और एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाता है। जब कोई इंसान इतनी बड़ी त्रासदी से, इतने सारे लोगों के बीच से अकेला बच निकलता है, तो उसकी कहानी हमें उस सामूहिक नुकसान, उस क्षति और साथ ही साथ इंसान की जो सहन शक्ति है, जो जूझने की क्षमता है, उसके बारे में क्या बताती है? इस पर सोचना चाहिए।